नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट के बीच झारखंड की सरजमी राजनीतिक मुद्दों से रंग चुकी है। अंतिम दौर में जहां हेमंत सोरेन की सरकार अनुपूरक बजट के सहारे चुनावी नाव पार लगाने की फिराक में है, तो वहीं बीजेपी भी डेमोग्राफी के तीर से जनता का मन टटोलने की कवायद में लगी है, जिसके चलते झारखंड के सदन में गहमा गहमी का दौर जारी है। अब देखना यह है कि एक तरफ आदिवासी तो दूसरी तरफ बांग्लादेशी, आखिर किसका सियासी तीर झारखंड की सत्ता का निशाना लगाने में कामयाब होता है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। झारखंड में बिछी सियासी बिसात पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में विधानसभा सत्र में सियासी युद्ध तो होना तय है। मौजूदा वक्त में हेमंत सरकार के कार्यकाल अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश कर चुनावी राजनीति साधने की कोशिश हो रही है। आलम अब यह है कि विधानसभा सत्र के आगाज के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का हंगामा शुरू हो गया है और सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सोरेन सरकार की तीसरी पारी में लगातार सदन विपक्ष के हंगामे का गवाह बना रहा है। राज्य के जनता के जन मुद्दे को लेकर तमाम मुद्दा विपक्ष के शोर में गुम हो रहे हैं। आलम अब यह है कि माननीय विधायकों के कई ऐसे सवाल सदन के पटल पर रखे गए, लेकिन आज तक वो सवाल के जवाब सदन से बाहर नहीं निकले। आज आदिवासी समाज सड़क पर उतरे अपनी मातृभाषा और जमीन को लेकर के मानव श्रृंखला निकली है, तो दूसरी तरफ रोजगार और स्थानीय नियुक्ति को लेकर के युवा सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के बाहर मानव संख्या और प्रदर्शन तो सदन के अंदर हंगामे की तस्वीरें। भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जबकि हमारा आदिवासी समाज का ही मुख्यमंत्री है, इनको तो यहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ की भाषा संस्कृति इसको बचा के संरक्षित करके रखना चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान न देके दूसरी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन गुरुख, मुंडारी, संथाली हो, ये सब पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये स्कूलों में अभी पढ़ाई दूसरी भाषाओं के लिए अनुशंसित किया जा रहा है, लेकिन इन भाषाओं को छोड़ दिया जा रहा है। इस पर हम लोग का मांग है कि ये हमारी भाषा संस्कृति को तवज्जो दे और इन सबका संरक्षण करे। क्या नाम है आपका? दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला के बीच रोजगार और अस्थायी नियुक्ति की मांगों को लेकर के प्रशिक्षित व्यवसायिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सदन में सरकार उनकी मांगों को सुनेगी और विचार करेगी। हम लोग झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा के तहत हम लोग कार्यरत हैं और हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। हम लोग झारखंड में +2 विद्यालय में बच्चों को कौशल विकास एवं वैकल्पिक विषय के रूप में वोकेशनल शिक्षा दे रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग को धरना, जो अनिश्चितकाल धरना हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं नए विधानसभा सत्र के वक्त, इसका मेन उद्देश्य यही है क्योंकि हम लोग लगभग 9 से 10 साल से व्यावसायिक शिक्षा में कार्य कर रहे हैं और उतने दिन से हम लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, जबकि झारखंड सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है। ऐसे में सोरेन सरकार की अंतिम पड़ाव की सदन में क्या कुछ झारखंड राज्य को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल पक्ष विपक्ष विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने तरीके से सियासत की बिसात बिछाई जा रही है। फिलहाल बीजेपी संथाल परगना में घुसपैठियों और आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट राजनीतिक मुद्दा बना रही है। वैसे में रोजगार से लेकर आरक्षण जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सदन पर सबकी उम्मीदें टिकी हैं। साथ ही सरना धर्म कोड, जीरो टॉलरेंस जैसे कई मुद्दे सामने खड़े होकर के झारखंड को मुंह चिढ़ा रहे हैं। वैसे में पक्ष और विपक्ष राज्य के बुनियादी सवालों से भागते फिर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के आहट के बीच सत्ता पक्ष आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों की राजनीति परोसी जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हिंदुत्व और आदिवासी और घुसपैठियों जैसे मुद्दे को लेकर के रेड कारपेट बिछाकर सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों पार्टियों के सियासी बयानों के बीच झारखंड में डेमोग्राफी चेंज में बदलाव के मामले में विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की भी हिंदुत्व और घुसपैठियों के सियासत में कूद पड़े। पहले तो उन्होंने झारखंड में डेमोग्राफी चेंज में बदलाव से साफ इनकार किया है।
हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि भाई आप एसआईटी गठित करिए और पूरे मामलों की जांच कराइए। आखिर आदिवासी की पॉपुलेशन अगर लगातार इसी प्रकार से कम होते रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, क्योंकि आदिवासी को आबादी के प्रोपोर्शनेट विधानसभा में भी और लोकसभा में भी रिजर्वेशन मिला हुआ है और सरकारी सेवाओं में भी उनका आबादी के अनुपात रिजर्वेशन है। अगर ये आबादी घटती चली गई तो उनका लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी घटेगी, सरकारी सेवाओं में जो जॉब है वो भी कम होगी और फिर उनका जल जंगल जमीन से भी आज वो उच्छेद हो रहे हैं। तो क्या इस बार विधानसभा सत्र चुनावी विषाद की राजनीति पर खत्म हो जाएगा या फिर झारखंड और सदन की परछाई में छिपे हुए सवाल का जवाब सदन में सुनाई देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सदन से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की अपनी अपनी रणनीतिक और रणनीतिक बिसात की शुरुआत हो चुकी है। देखना ये होगा कि चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अलग अलग गठबंधन के द्वारा जो मुद्दे झारखंड में उठाए जा रहे हैं, जनता उन मुद्दों में से किसे स्वीकार करती है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रदीप सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी से नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय साहू जी, आसू प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ एएस देओल जी, जेएमएम प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। और देओल साहब, सबसे पहले आपके पास ही मैं आऊंगी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर अब बहुत कम समय बचा है और ऐसे में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, सदन भी हंगामेदार है और तमाम मुद्दों को लेकर बात हो रही है। माना ये जा रहा है कि मानव श्रृंखला से लेकर सड़क पर जो धरना दे रहे हैं, उन्हें अंतिम दौर में काफी उम्मीदें हैं आपसे। सबसे पहले तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो विधानसभा का जो सत्र आहूत हुआ है, तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, जो भी स्टेट की पॉलिसीज होती हैं, विधानसभा या पार्लियामेंट या सेंट्रल की पॉलिसी जो होती है वो पार्लियामेंट में डिसाइड होती है, स्टेट की पॉलिसीज विधानसभा में डिसाइड होती है। तो सबसे पहले तो इस सत्र का नॉर्मल चलना, हेल्दी डिस्कशन होना सत्र के अंदर। अब बीजेपी की हिपोक्रेसी देखिए कि पार्लियामेंट में जब कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, ऑपोजिशन बात नहीं कर रही है। और जहां ये ऑपोजिशन में है और ये सदन चलने नहीं दे रही है, तो दोनों बातें इनको जवाब देना चाहिए कि जब सेंटर में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तब ये दूसरा राग लाते हैं, और आज जो खुद डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं विधानसभा की, तब इनका क्या कहना है इस बारे में? प्रदीप सिन्हा जी, दोनों बातें तो हो नहीं सकती ना, रूल्स इनके दोनों सेंटर और स्टेट के लिए अलग तो हो नहीं सकते। प्रदीप सिन्हा जी, इस पर जवाब दीजिएगा। बात है, और नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। और जो लोग, बहुत लोगों की मांगे हैं, हेमंत श्रृंखला बन रही है, लोग बैठे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको रेगुलराइज करनी, बहुत सारी बातें हैं। और ये सब बातें देखिए, एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती है सरकार। विधानसभा में डिस्कशन होना चाहिए। विधानसभा में हेल्दी डिस्कशन होने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो जनता के सामने आएगा। बट अगर विधानसभा ही नहीं चलने देंगे, डिस्कशन करने को तैयार ही नहीं है, अपनी बनाई मनोहर कहानियां कि घुसपैठिए बढ़ गए, इसकी पॉपुलेशन कम हो गई, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। कल मैं सुन रहा था कि पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे पता नहीं क्या क्या कहानियां बता रहे थे, अररिया किशनगंज के एग्जाम्पल देके झारखंड का नाम लगा रहे थे, और वो बोल रहे थे कि तो बीजेपी की वजह से आप झारखंड की जनता का भला नहीं कर पा रहे? नहीं, तो आप भाई, झारखंड की जनता का भला, विधानसभा अगर चलेगी, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, कोई एक्ट बनेगा, तभी हो सकता है ना। प्रदीप सिन्हा जी, ठीक है, मैं आती हूँ, आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप सिन्हा जी, जवाब दीजिएगा। जी, अभी इन्होंने कहा कि सरकार एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की जो बात है, इन्होंने कही कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग हैं उनको रेगुलाइज करने की बात। तो ये बातें तो समझनी चाहिए थी। जब 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान इनके नेता जनता के बीच थे तो सबों को बोले थे, अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप अनुबंध पर काम कर रहे हैं, सबको रेगुलर करेंगे, हमें आने दीजिए सरकार में, हम सबको रेगुलर करेंगे। अब जाकर इनको पता चल रहा है कि नहीं, एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते, एक तरफा घोषणा कर सकते हैं मंच पे, ये जाकर लोगों के बीच ये कहना कि हम आपको नौकरी तो देंगे ही, साथ साथ रेगुलर भी कर देंगे। उस वक्त इनको समझ नहीं आ रही, उस वक्त वोट लेना अच्छा लग रहा था, लेकिन वोट लेने के बाद जब जिम्मेदारी आई तो समझ में आया कि नहीं, एक तरफा डिसीजन तो नहीं ले सकते, बहुत कुछ चर्चा के उपरांत करना पड़ेगा, कैसे करें, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता।
महोदय आपके नेता हैं या कोई मतलब जुकरई करने के लिए गए थे क्या जनता के बीच कि कुछ भी बोलकर चले आना है? और जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का, हम उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो आपने मैनिफेस्टो में दिया था। नहीं, लेकिन देओल साहब कह रहे हैं आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं। भाई हमारे, आप बताइए कि सेंटर में जिस तरह से हमारे मैनिफेस्टो के मुद्दों को लेकर इन्होंने हंगामा किया, वेल में चले गए, रिपोर्टर के टेबल पर चढ़ गए, डिप्टी स्पीकर को उन पर किताब फेंका गया, तो ये आचरण सही था क्या? मैं तो समझता हूँ कि सदन बाधित किसी ओर से हो, चाहे हम किसी राज्य में सत्ता में हो, किसी राज्य में अपोजिशन में हो, सदन बाधित करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है कि अगर आपने मैनिफेस्टो के अनुसार काम नहीं किया है, अब सहायक पुलिसकर्मियों को आप पीटेंगे, पारा कर्मियों को पीटेंगे, उसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुंह में टेप लगाकर सदन में बैठा रहे और कुछ न कहे। देओल साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, चलो इन्होंने मान तो लिया कि गलत किया इन्होंने, विधानसभा को जो डिस्ट्रप्शन किया। गलत नहीं किया, मैंने कहा कि ये गलत है, कोई भी करे। उनकी लैंग्वेज पे मुझे एतराज है। जोकराई नहीं तो जोकराई, तब इसका मतलब मोदी जी भी जोकराई कर रहे थे जब 15-15 लाख उन्होंने कहा था सबके खाते में आएंगे, तो इन्होंने मोदी जी को जोकर कह दिया, लोगों को कर ही लिया कि जोकराई कर रहे थे ये लोग भी। बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, 15 लाख आएंगे, पेट्रोल 30 रुपए हो जाएगा, डॉलर 25 रुपए मिलने लगेगा। तो मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह जी जोकराई करते रहे हैं, तो हम उन्हीं की दिखाए हुए नक्शे कदम में सब बाकी लोग भी नेता चल लेते हैं कि भाई मान लीजिए कि जब देश का प्रधानमंत्री जोकराई कर रहा है और जोकराई करके जीत जा रहा है, तो लोगों ने सोचा, बहुत लोग सोचते हैं कि चलो हम भी ये करके देख लेते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का हमने कहा है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हम करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लीगल इश्यूज उसके सामने आ जाते हैं, उसको हम दूर करके, और जो हमने वादे किए हैं अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो जनता हमको हटा देगी। नहीं तो देओल साहब, सवाल तो यही है कि चुनाव आने के 1-2 महीने पहले आप ये बात कह रहे हैं। अगर आपकी सरकार बने साल 2 साल हुआ होता तो ये सवाल जायज होता। नहीं, आप एक बात बताइए ना, सरकार को काम किसने करने दिया? आप ही जान रही हैं, 2 साल कोविड में, फिर आप बोलोगे कि वही बहाने। अरे तो मैं बहाने नहीं देना चाहता। देओल साहब, फिर ये बहाने फिर केंद्र की सरकार देती है कि कोरोना आ गया, तो फिर आप उससे जवाब मांगते नजर आते हैं, और झारखंड में आपके लिए कोरोना भी आता है और फिर बीजेपी मुश्किलें भी तय करती है। तो आपके पास में आती हूँ। हमसे क्यों सवाल मांग रही है जब हमारी बात आ रही है? नहीं, तो फिर आपको फिर ये जिस तरह से आप सदन चलने पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे जी, तो ये एक्सक्यूजेस बीजेपी देती है, तो झारखंड में भी ये एक्सक्यूजेस लागू है कि नहीं? नहीं, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि एक्सक्यूजेस आप दे रहे हैं, लेकिन जनता आपको एक्सक्यूजेस देने के लिए चुनती है क्या देओल साहब? जो हमारी कमिटमेंट्स है हम उसके लिए बहुत नहीं देओल साहब, एक्सक्यूजेस उनके भी गलत हैं, एक्सक्यूजेस आपके भी गलत है। अरे व्हाइट पेपर और रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के ऊपर डिसीजन छोड़ते हैं, हमको बैठ नहीं, जनता तो डिसीजन देगी, लेकिन जनता के डिसीजन से पहले क्या सवाल नहीं करेगा कोई? मैं सवाल नहीं करूंगी आपसे। नहीं, आप सवाल करें, हम जवाब दे रहे हैं। हम जितना हमसे हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे और मैक्सिमम। चलिए ऋषिकेश सिंह जी, ठीक है, सदन में एक तरफ अस्थायी नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, मानव श्रृंखला हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी डेमोग्राफी के मुद्दे पर जिस तरह से सवाल उठा रही है, और झारखंड ही नहीं दिल्ली की संसद तक में सवाल उठ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके तो तमाम नेता कह रहे हैं कि डेमोग्राफी में कोई चेंज हुआ ही नहीं कभी। जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 5 का 5 आदिवासी सुरक्षित सीट हार गए, तब इनको आदिवासी समाज का याद आने लगा, और ये एक नया शिगुफा लेकर के आए हैं, डेमोग्राफिक चेंज। नहीं, ये नया शिगुफा है और इसके साथ आंकड़े भी है। 36% पहले थे, अब 26% है। लगातार तो कैसे होगा? नहीं, आप अपनी बात रखिए, आंकड़े मैंने रख दिए। देओल सर आपके पास बाद में आती हूँ मैं जी। ऋषिकेश जी, आपने क्या बातें रख दी? आप 30 सेकंड में डिस्टर्ब कर दी। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन आप कह रहे हैं कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं आपको आंकड़ा याद दिला दूं, पहले 36% आदिवासी थे, अब 26%। अभी तो स्टार्ट किए थे, अभी हम आपको जवाब कहाँ पूरा दिए? चलिए पूरा कीजिए अपना जवाब आप। तो मैं ये बता रहा था कि जब 5 का 5 आदिवासी सुरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई झारखंड में लोकसभा में, तब इनको आदिवासी समाज का याद आया, और ये एक नया शिगुफा लेकर के आए कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ। मैं बता दूं कि 2011 के बाद कोई जनगणना हुआ नहीं, और आपको एक चीज और जानकारी होना चाहिए कि पिछले 25 वर्षों में 15 वर्षों तक केंद्र में भाजपा की सरकार है, 99 से 2004 और 2014 से 2024 हो गया।
15 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और झारखंड बनने के बाद लगभग 13 से 13.5 साल तक झारखंड में भाजपा की सरकार रही, तो डेमोग्राफी के लिए और बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए इन्होंने क्या किया, ये जनता को बताएं। ये जनता को दिग्भ्रमित करने की जगह जनता को बताएं कि जब झारखंड में केंद्र में भी सत्ता में थे और राज्य में भी सत्ता नहीं, में थे, उनसे मैं सवाल कर तो लूंगी, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी बता दें कि 5 साल में आपने क्या शुरुआत की। मैं बताता हूं कि झारखंड का एक भी बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सटा हुआ है। इनको जानकारी है कि नहीं है, पहले आप मैप खोल के देख लीजिए। विजय साहू जी, और अगर क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका? बांग्लादेश से अगर घुसपैठ झारखंड में हो रहा है, हाँ। तो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स किनकी होती है? हाँ। बीएसएफ की होती है। बीएसएफ किनके अंडर में होता है? गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। तो आपका कहने का मतलब है कोई बदलाव नहीं है, यानी कि 36% आदिवासी आपके नजर में आज हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप उस बदलाव को किस तरह से देखती है? उसका अलग कारण है, उसका शहरीकरण कारण है, औद्योगिकीकरण कारण है, विस्थापन कारण है। बांग्लादेश घुसपैठ से आदिवासी को मत जोड़िए। अच्छा। आदिवासी आज गांव से निकल के शहर में विजय साहू जी, ठीक। औद्योगिकरण के कारण अच्छा, तो आपका मतलब है कि तमाम आदिवासी जो है वो पलायन कर गए वहां से, इसलिए ये आंकड़ा कम हो गया है, ये आपकी थ्योरी है? लेकिन कुछ लोग पलायन के, लेकिन बांग्लादेश घुसपैठ कब आए, कितना है, कोई आंकड़ा है केंद्र सरकार के पास? चलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला, ठीक है, आपका पॉइंट पे रख देती हूँ। विजय साहू जी, एक आंकड़ा सुन लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था डेमोग्राफिक चेंज को लेकर, भाजपा के सांसद निशिकांत जी ले गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल बोले कि कितना घुसपैठ हुआ है, कितना बांग्लादेशी झारखंड में। चलिए ठीक है विजय साहू जी, ये थ्योरी आपको पता थी क्या जो ऋषिकेश सिंह जी अभी बता रहे हैं? डेमोग्राफी पर हम लोगों ने चर्चा किया है और ये बात को झुठलाते हैं। ये तो अभी बटर सरदार जी बोल रहे थे कि ये लोग डेमोग्राफी चेंज का केवल ड्रामा कर रहे हैं। ये लोग मान रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में नहीं आए हैं। आदिवासियों का यहाँ पर शोषण हो रहा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। अभी सबसे पहला बात कि आज सत्र का शुरुआत है, मानसून सत्र का, ये अंतिम सत्र है इस सरकार का। आप देखिए कि अभी जो पारा टीचर के बारे में ये लोग ढोल पीट रहे थे कि हम लोगों ने इनका नियमितीकरण कर दिया, इनको रेगुलर कर दिया, आज वही पारा टीचर सड़क पर हैं। सहायक पुलिस से ये लोग वार्ता करते हैं, वो सहायक पुलिस आज फिर अभी भी सड़क पर है। सहायक पुलिस को ये लोगों ने पिटवाया। तो झारखंड प्रदेश में जितना इशू अभी बोल रहे हैं, टेक्निकल कारण से हम लोग इनको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हम लोग रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आपको ये दिख रहा है, चुनाव से पहले 2019 में जो आपने वादा किया था कि पारा टीचर को रेगुलर करेंगे, सहायक शिक्षक को करेंगे, सहिया दीदी, सेविका, सहायिका, ये सारा मामला टेक्निकल हो गया। तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे थे? देखिए, लोकतंत्र में जनता गिव एंड टेक, देखिए दुनिया गिव एंड टेक पर चलता है। अगर 2019 में आप लोगों को सत्ता दी है जनता ने, तो उसका डिमांड था, उस डिमांड का इंतजार करते करते यहाँ के लोग थक गए और ये 3-3.5 महीना में पूरा झारखंड सड़क पर रहेगा। और ये उस पूरे मैंने जो बवाल होने वाला है झारखंड में, जो जनता सड़क पर हल्ला बोल करने वाली है, उसको ये संभाल नहीं पाएंगे। ये नौटंकी और मजाक बना के झारखंड को रख दिए हैं। बताइए, सरकार इनका है, अब कह रहे हैं टेक्निकल क्लॉज है, टेक्निकल कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 2019 में आपने इतना बड़ा बड़ा दावा क्यों किया था? और बार बार कहते हैं हम लोगों को काम नहीं करने दिया। आप लोगों को कौन नहीं काम करने दिया? तो जनता देख रही है, आप सत्ता में तो कुछ भी बोल के निकल रही है, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता आपको अवगत बताने का काम करेगी। 1 मिनट दीजिएगा जी देओल साहब। देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका जी, ये जो परसेंटेज की बात चल रही है, तो आप अगर थोड़ा भी कोई हम लोग में से अगर पढ़ा लिखा होता है तो मैथ्स, अगर बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा है, तो आपको मालूम है 1951 में नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे इंडिया में? 17 करोड़, और 2024 के इलेक्शन में 97 करोड़। ठीक है, कितने आप सोच लीजिए, 6 गुना बढ़ोतरी हुई। आप परसेंटेज की जो बात कर रहे हैं, 36% था, आज 26% हो गया। तो 36, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 100 वोटर थे, उसमें 36% आदिवासी थे, तो 36 आदिवासी थे। आज वोटर 1000 है, उसमें 26% है, तो 26,000 आदिवासी है। तो आप परसेंटेज का खेला, क्योंकि ये देखिए बीजेपी वाले बहुत तेज है आंकड़ों में फंसाने के, बट टोटल नंबर बताइए ना। बोल तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि बता दीजिए टोटल नंबर।
परसेंटेज में मत बताइए, क्योंकि परसेंटेज तो हिंदुओं का 500 गुना बढ़ गया, उसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है ऑब्जेक्शन क्या? 17 करोड़ से 97 करोड़, उसमें 80% अगर हिंदू है तो हिंदू का 60 करोड़ हिंदू के वोटर्स बढ़ गए। इसका कोई किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि कैसे 60 करोड़ हिंदू बढ़ गए, मुसलमान तो 15 करोड़ बने? क्या आप लोग बातें करती है? बेसिक समझिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात यहाँ होती है बार बार। वो सर देखिए कहाँ आदिवासी कम हो गए? देश में जो मुसलमान लोग देश के नागरिक हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप चिन्हित करेंगे, उसके विरोध में बात तो बोलिए, तुष्टीकरण की राजनीति क्यों रहेगा? आदिवासियों पर घटना एक बेईमानी और झूठ बोलते हैं। जो नेता पार्लियामेंट में बैठ के झूठ बोलता है उस पर क्या विश्वास कीजिएगा? अच्छा, तो इसका मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम आंकड़े झूठे हैं। प्रदीप सिन्हा जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। देव साहब कह रहे हैं किस साल का था, 26% किस साल का है, और दोनों का वोटर परसेंटेज। प्रदीप सिन्हा जी, जवाब इस पर चाहिए आपका। यहीं से पूछ लेता हूँ कि वो नियोजन नीति तो बन गई होगी, और स्थानीय नीति भी आपने डिफाइन कर दिया होगा, और 5 लाख युवाओं को रोजगार भी, नौकरी भी दे दी होगी आपने, जिनको नहीं मिला होगा उनको रोजगार भत्ता भी दे दिया होगा। ये सारे चीज तो हम झूठ बोल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो आपने कर दिया ना विगत 4.5 साल में, और काम नहीं करने दिया। देखिए प्रियंका जी, आप देवल जी का विगत 10 डिबेट उठा लीजिए, काम नहीं करने दिया। 2 साल कोरोना में चला गया। जैसे कोरोना सिर्फ इसी राज्य में आया था, भारत के हर किसी राज्य में नहीं आया था। माल बनाने के समय कोरोना नहीं था, आलमगीर आलम जेल में है, माल बनाने के समय कोरोना नहीं था। कोरोना का सिर्फ जो है हेमंत सोरेन के साथी जब अवैध उत्खनन से माल बना रहे थे उस वक्त कोरोना नहीं था। सिर्फ काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं करने दिया। भाई इतनी सादगी और इतनी लाचारी मत दिखाई कि हम भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर गए। 50 सीटों के साथ आप जीत के आए थे। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है विपक्ष होने के नाते आपके राह में कांटे खड़े करे, मैं मानता हूँ कि विरोधी दल होने के नाते हम आपके समक्ष परेशानियां खड़ी करें, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता क्या कहती है? आप उसमें से रास्ता निकालें, काम करें। आप तो काम करने के लिए आए थे ना, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरेंडर करने के लिए आए थे। देव साहब, तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हमने सरेंडर कर दिया और हम काम करने की योग्य नहीं थे, काम नहीं कर पाए। हमारे जो मुख्यमंत्री आज हैं हेमंत सोरेन, तो जब जनता के बीच गए तो उन्होंने झूठ बोला था। आज ये लीगल मैटर समझ में आ रहा है कि लीगल मैटर है, लीगल मैटर भैया पहले भी समझ लिया होता आपने, उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष समझ तो होनी चाहिए ना कि इन चीजों को आपके बीच नहीं बोला, आपके बीच नहीं बोला था। और 26% टोटल वोटर कितने हैं, मुझे ये आंकड़ा बता के नहीं। लेकिन प्रदीप जी, आदिवासियों पर आप अपना मैटर क्लियर कीजिए ना। देव साहब तो साफ कह रहे हैं कि आपका शिगुफा है। जी बता रहा हूँ, अभी ऋषिकेश जी बोल रहे थे कि आदिवासी जो है ना वो संख्या कम हो गई, औद्योगिकीकरण हो गया, शहरीकरण हो गया। भाई अद्भुत है, शहरीकरण औद्योगिकीकरण हो गया तो ऋषिकेश सिंह हो गया क्या अर्जुन मुंडा से? ऐसा तो है नहीं है। पलायन हुआ तो पलायन हुआ, आपने तो जनता से किया था कि हम पलायन रोक देंगे, रोजगार राज्य के अंदर ही देंगे। अभी कुछ विदेश में जो फंसे हुए थे लोग, उनको वापस आया, फिर सरकार ने वही रेटोरिक कि हम आपको यहीं रोजगार देंगे, यहीं नौकरी देंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपको भी याद होगा कि जब कोरोना का समय था, जब भारी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस झारखंड आए, तभी सरकार ने यही कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको झारखंड में ही देंगे। तो आखिर आपने दे दिया होता तो यहाँ से लोग पलायन नहीं करते। और संख्या घटने की बात है तो भाई समझता हूँ कि अभी देवल जी कह रहे थे कि इतना परसेंटेज संख्या इतना, तो जनसांख्यिकी विभाग को जाकर सलाह दे दें कि भाई आंकड़े इस तरह से नहीं बताए जाते। जो हरिंदर सिंह देवल कह रहा है, सांख्यिकी के आंकड़े उस तरह से बनाइए। चलिए ऋषिकेश जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा छोटा सा। प्रियंका जी, अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी रोजगार और नौकरी की बात कर रही है। जो पिछले 10 वर्षों में केंद्र का जो 30 लाख सरकारी पद है जिस सरकार में खाली हो, उनके नेता भी सरकारी नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। और 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में, और ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को डंडा से पीटते थे, पारा टीचर को डंडा से पीटते थे। मैं चैलेंज करता हूं कि पिछले 4.5 साल से हमारी सरकार है, एक भी आंदोलन ये दिखा दे। अभी जो आंदोलन हो रहा है तो सरकार जब अंतिम समय में होती है तो कई लोग आंदोलन करते हैं कि सरकार प्रेशर में आए और उनका और जो भी मांग हो। लेकिन ऋषिकेश जी, आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उनके लिए कुछ किया नहीं। क्या नहीं किया? आपको 4.5 साल में एक आंदोलन हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हमने काम किया।
युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। ये तो बढ़िया है। देओल साहब कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया, आप कह रहे हैं कि आपने काम किया है, फिर सड़कों पर आंदोलन क्यों हो रहे हैं? ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं। विजय साहू जी, बहुत छोटा सा एक लाइन का कमेंट। देखिए 5 सालों में ये बोल रहे कि भी आंदोलन नहीं हुआ। वही लोग थे जो उम्मीद से सरकार को बनाया था, इंतजार किया 4.5 साल। चलिए कुछ नहीं चलिए किया। ठीक है, लेकिन केंद्र में बीजेपी पर सवाल उठाने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। काम जो लोगों ने सरकार काम अगर आपने नहीं किया है तो चुनाव 2 माह की बात ही है, जवाब आपको जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रदीप सिन्हा जी, विजय साहू जी, ऋषिकेश सिंह जी और एस देओल जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से लगातार सदन में हंगामा चल रहा है, पक्ष और विपक्ष के बीच रार और तकरार का दौर भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां डेमोग्राफी के सवाल को उठा रही है, तो वहीं महागठबंधन का साफ कहना है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि आंकड़े गलत प्रस्तुत करने का शिगुफा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी के सहारे चुनावी नैया पार लगाने के काम को आगे बढ़ा रही है। अब देखना ये होगा कि कौन किसके मुद्दे पर हावी होता है और जनता किसके साथ आने वाले समय में अपना सहयोग और समर्थन देती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।